नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पीहर। नंदिनी जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंची, सबसे पहले उसने 1 किलो फल लिए और कुछ ट्रॉफी और बिस्कुट के पैकेट खरीदे। उसके बाद बस स्टॉप से बस पकड़कर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन से उसने अपने पीहर के लिए ट्रेन पकड़ी। वह पूरे 35 साल के बाद अपने पीहर जा रही थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि पीहर में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई है या नहीं। 200 किलोमीटर का सफर तय करना था। उसके ससुराल से पीहर के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं थी। 150 किलोमीटर के बाद आगे का सफर नंदिनी को 50 किलोमीटर बस से ही तय करना था। मगर नंदिनी को वर्षों बाद भी सब याद था। पीहर का रास्ता भला कोई भूलता है क्या? नंदिनी को रास्ते के बीच में पड़ने वाले गांव के नाम भी याद थे। तभी रास्ते में एक मार्केट दिखाई देती है नंदिनी को। पहले वहां पर कुछ ही दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब तो वहां पर अच्छी खासी बड़ी मार्केट सी बन गई है। अब वहां पर ढेर सारी दुकानें थी। अब नंदिनी को ऐसा लगने लगा कि जैसे वह बस नहीं, उड़न खटोला हो और वह उसे जल्दी से पीहर की नगरी पहुंचा दे। तभी नंदिनी का ध्यान अपने थैले पर जाता है। वह थैली को सरकाकर अपने पैरों के बीच में कर लेती है, जैसे उस थैली में बहुत बड़ा खजाना हो। थैली में 2 किलो आम थे, जो उसने अपने बाग से तोड़कर इकट्ठे कर रखे थे अपने पीहर ले जाने के लिए। और 1 किलो मक्के के दाने भी थे भुने हुए, जो उसने अपने छोटे लड़के के ठेले से लिए थे। इसके अलावा उसने कुछ मिठाइयाँ और नमकीन भी खरीदे थे। उसके पीहर में इकलौता भाई और उसका परिवार ही तो था। नंदिनी को लगा कि इतना सामान काफी है। चलती बस में उसने थैली को खोलकर देखा कि कहीं मकई के दाने सहल तो नहीं गए हैं। उसने भुने हुए मकई के दानों को सबसे ऊपर रख लिया ताकि खराब न होने पाए। नंदिनी के 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादियां हो गई थी। छोटा बेटा गांव में मूंगफली का ठेला लगाता था। बड़ा बेटा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपना घर चलाता था। नंदिनी छोटे बेटे के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही नंदिनी के पति का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया था। नंदिनी अब विधवा थी। अब नंदिनी की कलाइयों में चूड़ियां नहीं थी। उसका पति किसी काम से शहर गया हुआ था। वापस लौटते वक्त एक सड़क हादसे में उसका एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज वह 35 साल बाद पीहर जा रही थी और इसकी वजह भी उसका पति ही था। उसने नंदिनी पर बंदिश लगा दी थी कि वह भूलकर भी पीहर जाने की ना सोचे। वह नशे का आदी हो चुका था। वह पीने के लिए ना दिन देखता था ना रात देखता था। वह पूरा पियक्कड़ बन चुका था। जब नंदिनी के भाई की शादी थी, शादी में वह पीकर नशे में धुत होकर वरमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उसे चप्पलों से पीट दिया था। पिटाई होने के बाद जब उसका नशा कम हुआ तो वह फैल गया। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए नंदिनी के पिता यानी अपने ससुर से बोला, शादी कैंसिल करो। मैं कहता हूँ शादी अभी कैंसिल करो। मगर नंदिनी के पिता ने बिना दुल्हन लिए बारात वापस लेकर लौटने से साफ इनकार कर दिया। नंदिनी का पति दूल्हे का जीजा था वो, इसी कारण वह अपना अपमान सहन नहीं कर पाया। फिर वह शादी को बीच में छोड़कर वापस आ गया। आते ही नंदिनी से बोला, मेरे साथ रहना है तो अभी चल वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी नंदिनी शादी का प्रोग्राम भी नहीं पूरा कर पाई और ना ही भाभी का मुंह देख पाई थी। बारात लौटने से पहले ही पति के साथ ससुराल जाना पड़ा था। उस दिन के बाद वह पीहर जाने के लिए तरसती रह गई थी। जब पीहर की याद आती थी तब रो लिया करती थी। पीहर दूर होने के कारण उसे वहां की खबर भी नहीं मिला करती थी। जब उसकी मां का देहांत हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया और एक दिन उसका पिता भी चल बसा था, मगर नंदिनी को नहीं जाने दिया गया। वह बस इतना ही जानती थी कि उसके माँ और बापू अब इस दुनिया में नहीं है। गाड़ी में पहला गांव पार किया तो नंदिनी को लगा जैसे जिंदगी का पहला पड़ाव पार कर लिया है। सफर को 2.5 घंटे हो चुके थे। नंदिनी ने बस भी बदल ली थी। अब 4 गांवों के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी नंदिनी का दिल धक धक करने लगा। उसके मन में एक खुशी की लहर दौड़ने लगी।
दिल में मायके के प्रति उठने वाली खुशी ने आज पूरी तरह उथल-पुथल मचा रखी थी। अपनी खुशी या यह कह लो अपनी भावनाओं को काबू करने में उसे दिक्कत हो रही थी। नंदिनी का गांव जैसे जैसे पास आ रहा था उसकी खुशी और बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही बस उसके मायके के स्टैंड पर आकर रुकी, झट से नंदिनी नीचे उतर आई। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर की तरफ था, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ था। बस स्टैंड में यह था कि पहले से कुछ अच्छा दिख रहा था। बस स्टैंड उसके पीहर से थोड़ा दूर होने के कारण उसे अब कुछ दूर पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने नंदिनी को भाव विभोर कर दिया। गांव में जाने वाला रास्ता अभी भी कच्चा ही था। नंदिनी कुछ दूर कच्चे रास्ते पर चलने के बाद वह बैठकर मिट्टी को छूने लगी। उसमें उंगलियों से लकीर खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ नंदिनी उस पर हस्ताक्षर कर रही हो। माँ, मैं आ गई हूँ। नंदिनी बिटिया, कहाँ बैठ गई हो? शाम होने को है, आजा घर चले। नंदिनी को अचानक लगा जैसे बापू से पुकार रहे हो। वह झटपट से खड़ी होकर बोली, आई बापू। मगर चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद भी उसे बापू कहीं नजर नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर हल्की सी थपकी लगाई और फिर बोली, पागल हो गई हूँ मैं। कुछ दूर ही चली थी कि फिर उसे एक आवाज आई, नंदिनी आजा झूला झूले। नंदिनी ने पहचाना, यह तो सुनीता की आवाज थी। बचपन की खास सहेली थी उसकी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे आम के पेड़ दिखाई दिए पुराने। वह अपने दिल के आगे मजबूर होकर पेड़ के पास पहुंच गई। फिर उसके मोटे तने पर हाथ फेरने लगी। पेड़ के ऊपर आजा नंदिनी, इधर देख, मैं यहाँ हूँ। दोबारा उसे सुनीता की आवाज सुनाई दी। वह ऊपर देखते हुए पेड़ की शाखाओं को सूनी आंखों से निहारने लगी और फिर से आगे बढ़ने लगी। आगे चलकर उसने देखा गांव में अब पहले की तरह कच्चे घर नहीं रहे और आगे रास्ते में सीमेंट की सड़क बनी हुई थी, मगर गलियां तो वही थी जिन पर चलते हुए उसका बचपन गुजरा था, जिन पर चलते हुए बचपन से जवानी में कदम रखा था। तभी कुछ आगे चलकर सामने उसे धीरज चाय वाले की दुकान दिखाई दी, जो चाय के साथ साथ जलेबी और पकोड़े भी खूब अच्छा बनाया करता था, जहां वह बापू की उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर बापू उसे 1 रुपए की जलेबी दिलवाया करते थे। फिर वह सारी कुरकुरी जलेबी कचर कचर खा जाया करती थी। दुकान के पास पहुंची तो उसने देखा दुकान अब खंडहर बन चुकी थी। धीरज चाय वाले की कोई संतान नहीं थी, इसी कारण उसके गुजरने के बाद दुकान खंडहर हो गई। थोड़ा और आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया। उसी कुएं से वह माँ के साथ पानी भर कर ले जाया करती थी। घड़ा उठा दे नंदिनी, किधर जा रही है तू? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे बापू के लिए रोटियां भी तो बनानी है। आई माँ आई, कहते हुए वह कुएं की तरफ भागी। नंदिनी को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देखकर रास्ते में जाती हुई कुछ औरतें रुक कर देखने लगी। उनमें से एक औरत बोली, कोई पागल लगती है। नंदिनी कुएं के पास पहुंची तो देखा कुआं भी अब टूट फूट चुका था। कुएं के पास अब हैंड पंप लग चुका था, जिसे गांव के लोग अब पानी भरा करते थे। फिर नंदिनी वहां से घर की तरफ चल दी। रास्ते में खड़ी औरतों को अनदेखा करते हुए वह आगे अपने घर की तरफ चलती रही। जैसे ही घर के सामने पहुंची, उसकी चाल और तेज हो गई। घर के अंदर पहुंचकर नंदिनी ने देखा, चौक में खाट डालकर हुक्का पी रहे भाई को देखते ही वह रो पड़ी और बोली, मदन। ढलती सांझ में भाई ने उसे गौर से देखते हुए बोला, माँ बाप के मरे पर भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? बरसों बाद भाई को देख रही थी। सोचा था गले से लगाएंगे और वह सारे दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही विष उगलना शुरू कर दिया था। कैसे आती रे? तुम लोगों ने मेरी शादी ही एक राक्षस से की थी, जो पत्थर का बना हुआ था। तभी मदन की पत्नी भी बाहर निकल आई थी। आते ही बोली, कौन है जी ये? मदन नफरत से बोला, वही मेरी बहन है जो हमारे शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज करीब 35 साल के बाद लौटी है, यह देखने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। नंदिनी रो पड़ी और बोली, कड़वा मत बोल भाई,
सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटियां खिला देना, बस इतना सा मन रख ले। और जली कटी सुनाने से पहले यह भी बता दे कि ससुराल तो अब मेरे लिए जेल सा बन गया था, जहां मेरी मर्जी नहीं चलती थी। मगर तू तो आ सकता था ना, इतना देखने के लिए ही आ जाता कि जी रही हूं या मर गई। उसका भाई मदन बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी, जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उसके बाद तुझे लेकर चला गया था। अगर वह तुझे राक्षस लगता था तो उसके साथ ना जाती, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। मदन उदास होकर बोला। नंदिनी बोली, तुझे याद नहीं किया? दादी क्या कहा करती थी कि लड़की की सिर्फ एक ही शादी होती है और उसकी दूसरी शादी तो श्मशान भूमि में होती है। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती रे? वह जैसा भी था मेरा पति था, यह जिंदगी तो उसी के साथ काटनी थी। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, तब सोचा तुम लोगों को देख लूं, मगर तू तो बदल गया है रे। तू वो भाई है ही नहीं जो मेरे आंखों में आंसू देखकर माँ बापू से भी लड़ पड़ता था। वह थैले को जमीन पर रख कर बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ लाई थी, उन्हें दे देना। ज्यादा महंगी चीज नहीं ला पाई हूँ, गरीब बहन हूँ, जितना बन पड़ा ले आई। 35 सालों से जिस पीहर के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया है, अब चलती हूँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। नंदिनी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी मदन बोल पड़ा, दीदी। नंदिनी के कदम रुक गए। वह चलकर नंदिनी के पास पहुंचा तो नंदिनी ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसी का छोटा भाई मदन था, जिसे कभी उसने गोद में खिलाया था। फिर नंदिनी खुद को रोक नहीं सकी, रोते हुए उसके गले से लिपट गई। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोता देखकर मदन के बच्चे और उसकी पत्नी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। फिर सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। इसके बाद नंदिनी 20 दिन पीहर में रही, जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी और फिर गिले शिकवे दूर हो जाने के बाद नंदिनी अपने पीहर भाई से मिलने आती रहती थी और मदन भी अपनी बहन के घर बीच बीच में मिलने जाने लगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।